दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं भारत की भाषा। आज हम बात करेंगे खालिस्तानियों के बारे में। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं, जिसमें कनाडा में कुछ सिख जा रहे हैं, सॉरी, खालिस्तानी जा रहे हैं, और वो लोकल पब्लिक से बोल रहे हैं कि देखिए, जो लोकल कैनेडियंस हैं वो तो बाहर के हैं, यूरोपियन हैं, आप लोग बाहर जाइए और ये कंट्री हमको छोड़ दीजिए, हम पे छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस तरीके से ये जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं, वो पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करेंगे वहां पे। और देखिए, जो लोकल कैनेडियन हैं, उनके लिए तो वो भी इंडियन हैं, खालिस्तानी भी इंडियन है, सिख भी इंडियन है और हिंदू तो इंडियन है ही। वो सबको एक नजर से दिखते हैं। लेकिन जिस तरीके की हरकत ये कुछ खालिस्तानी कर रहे हैं, उसके हिसाब से तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि आप अपने को इनको से अलग कीजिए। आप कैनेडियन गवर्नमेंट को, कैनेडियन पब्लिक को आप ये बताइए कि ये लोग हमारे में से नहीं है। पहले हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। भाई लाइक शेयर करी चलो, लाइक शेयर करी चलो, लाइक शेयर करी चलो, प्लीज एवरीबॉडी लाइक शेयर, टैप टैप, एवरीबॉडी लाइक शेयर। दिस इज आवर कंट्री, वी आर ओनर ऑफ कनाडा, वी आर प्राउड कैनेडियन। लाइक शेयर एवरीबॉडी, लाइक शेयर। हेलो पोर्शिया, लाइक शेयर। This is our country. Sorry, we are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. Deport our England people. You go back to Europe. You are not Canadian. We are Canadian. This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. Go back. You white people, go back to your Europe. Go back to your England. We are owner of this country, you white people. This is our country. This is our country, our land. You come here from Europe and England. Go back. Go back, Simon, go back. You go back. You go back, white people, go back, go back. This is our country, our land. You go back, England. White people, go back. अभी तो दोस्तों केवल इंडिया में ही बन रहा था खालिस्तान, अब कनाडा में भी खालिस्तान बनने की शुरुआत हो गई है। और जितनी जल्दी कनाडा ये चीज समझ जाए कि ये किसी के नहीं है, खालिस्तानी अपने बाप के नहीं है, जिस देश में रह के उस देश को गालियां दे रहे हैं, जिस देश में गुरु नानक जी पैदा हुए, उस देश में के साथ ये लोग गद्दारी कर रहे हैं, तो आपके साथ वो क्या करेंगे। और ये देखिए, ਦੀ ਪਈਆ ਤੇ ਮੌਰੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਮੌਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਪੀਪਲ, ਥੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਾਲੇ। और अब आप देखिए ये पन्नू क्या बोल रहा है कि 2047 तक इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जीपिंग को बोल रहा है कि आप अरुणाचल प्रदेश आके ले जाइए, पाकिस्तान से बोलता है कश्मीर आके ले जाइए। ये मुझे
वाकई एक जोकर लगता है। इसके ऊपर तो जैसे कार्टून फिल्म होती है ना, उस टाइप की फिल्में बननी चाहिए। उसकी बातें मुझको बिल्कुल वैसी ही लगती हैं। और देखिए, 1000 में से एक बात तो कभी-कभी सच हो जाती है। कभी कहता है कि एयर इंडिया में ट्रैवल मत कीजिए, कभी कहता है मंदिर मत जाइए, कभी कहता है इंडिया मत जाइए, कभी कहता है कनाडा मेरा है, कभी कहता है हिंदुस्तान मेरा है, कभी कहता है कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। इसका और ये कितना कौन पैसे दे रहा है? और भाई साहब, अब तो ये पक्का है कि ट्रम्प के आने के बाद इसकी ये सब बेवकूफी की बातें खत्म हो जानी है। ये आगे नहीं बोलो। देखिए ये आदमी बोल क्या रहा है। पहले हम वो देखते हैं कि आदमी बोल क्या रहा है। "2024 One India to 2047 None India." Six for Justice is organizing a global Khalistan referendum campaign for the independence of Indian occupied Punjab. Just like the independence movement in Punjab, Six for Justice is now going to support and fuel independence movements in Assam, Nagaland, Manipur and Kashmir to balkanize Union of India. Arunachal Pradesh is the territory of China. President Xi Jinping, now is the time to order Chinese army to take Arunachal Pradesh back. By 2047, the current boundaries and the borders of Union of India will be redrawn, and the current boundaries and the borders will be wiped out from the world map. सुन लिया दोस्तों आपने इस पागल को? मतलब कहाँ दिमाग है इसका, कहाँ तक सोचता है। एक तरीके की जो मूवीज होती है ना, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है एक फ्रिक्शन करके, ये अपने दिमाग में इसके फ्रिक्शन चलती रहती है। ऐसा लग रहा है ये नॉर्मल आदमी हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में ज्यादा बात ना करके अब मैं एक साहनी साहब का एक इंटरव्यू सुनाता हूँ, इंग्लिश में है, वो आप सुनिए। ऐसे भी लोग हैं। और दोस्तों, सुनाने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं आज ट्विटर देख रहा था, उसमें बहुत ज्यादा सिख भाई हमारे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनमें से नहीं हैं, हम खालिस्तानी नहीं हैं। मतलब हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानी सिख को ये प्रूफ करना पड़ रहा है कि वो खालिस्तान के साथ नहीं मिले हुए हैं। और देखिए, इन सब चीजों का इफेक्ट होता है। आप ये बताइए, जैसे आप किसी को जॉब देने जा रहे हैं, आपको दो कैंडिडेट बिल्कुल सेम लगे, बिल्कुल 100% ये भी अच्छा है, 100% दूसरा भी अच्छा है। एक आपको दिखा कि ये हिंदू है, दूसरा आपको दिखा कि ये सिख है। अब आपके मन में एक बार डाउट जरूर आएगा कि यार ये वाला सिख कहीं खालिस्तानी तो नहीं है। मैंने ले तो लिया, कहीं को कोई पुलिस केस तो नहीं हो जाएगा, या हमारी कंपनी में कोई आंच तो नहीं आ जाएगी। तो यार क्यों लेना, क्यों ऐसे रिस्क को लेना? चलो यार एक हिंदू को ले लेते हैं। और ये चीज शुरू होगी, जो कि बहुत 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 गलत है। क्योंकि एक 1% जो सिख हैं वो ऐसे खालिस्तानी बन गए हैं, 1%। और अगर इतना बड़ा कोई चीज चल रही है तो इंडिया में क्यों नहीं है? इंडिया के पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ है इंडिया का पंजाब। यहां पे आपको कहीं खालिस्तानी नहीं मिलेंगे। कुछ जगहों पे जरूर आपको थोड़ा बहुत इनकी स्मेल आती है, लेकिन एक्चुअली वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहां पर कुछ ना कुछ जरूर समर्थक तो होंगे, लेकिन और समर्थक में क्या कर लेंगे? 4 झंडे उठा के सड़क पे आ जाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। लेकिन चंद लोगों के लिए इतने ज्यादा सिख समुदाय को अपने को प्रूफ करने की जरूरत पड़ रही है। और मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो मैंने आपको बताया मिस्टर साहनी का। अब वो देखिए, मजा आ जाएगा सुन के आपको कि ऐसे भी लोग हैं। Is Puneet Sahani. He's also
a Sikh activist and content coordinator for Sikhs for Enlightenment Values Association, or SEVA. Puneet, thanks so much for being with us. You know, both you and Amritpal Singh are described as Sikh activists advocating for Sikh rights, but you don't believe in what he says is something fundamental to the Sikh community, and that is an independent homeland. Why aren't you an advocate for Khalistan? What kind of independence do you want? So like the Sikhs, for example, we are a democracy. And if you actually look at it, Sikhs have the most privileged position in the Indian constitution. So again, so if you look at, there are like four major religions, right? Islam, Christianity, Hindus, and, Sikhism. So in Hindus, basically the backward caste, they get reservation benefits, like if you are from the lower caste. And in like Christians and Muslims, because they are supposed to be non-Hindus, they get benefits of running their religious institutions and grants and running this. Sikhs gets both. Sikhs are like succeeding everything. And what do you mean by land? Like I can claim this is New York as mine. Like 40% of Punjab is Hindu. And if you look at the voting patterns in Punjab, so the party which asked for a Khalistan, they always lose their security deposit. Security deposit, to give you a perspective of Indian constitution in Indian elections, is if you get, so if you want to run an election, not everybody can run an election, right? So the way to do is you give up some amount of money, let's say like $1,000, and if you don't get even like 1/6 of the vote, then you forfeit that money. So when Khalistanis fight in elections, they lose security deposit. So Punjab is a Sikh majority state. The Sikhs enjoy a most privileged position in the Indian constitution. सुना आपने कि जो सिख खालिस्तानी कैंडिडेट पंजाब के में इलेक्शन में खड़े हुए थे, उनकी जमानत जब्त हो गई। इसका मतलब है कि नॉर्मल पब्लिक का सपोर्ट नहीं है खालिस्तान मूवमेंट में। और साहनी साहब बिल्कुल क्लियर बोल रहे हैं कि इंडिया में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स का बेनिफिट्स शेड्यूल ट्राइब्स को मिलता है या माइनॉरिटीज को मिलता है, वो सिखों को दोनों को मिलता है। दोनों चीजें सिखों को मिलती है। और क्या चाहिए आपको? Sikhs are doing better than other communities. And who is he? He has not even won like a municipal block election. Fair enough. Okay. So, I mean, you believe that he and his supporters actually do a disservice to the Sikh community? Of course. What they are doing, like, for example, what kind of a Khalistan? So if you see, for example, he basically attacked a police station. The police is also Sikh. So you take and, they are taking weapons like this and they are attacking police. So this will be the law and order. Now, again, so you have to be very careful, Andrea. All these terrorist groups, for example, they use, a very special technique. So, for example, when they speak with you or the Western world, they use the language of democracy, freedom of right, freedom of speech and something. And when they talk to their own constituency, they use a very different language. So, I'm guessing, you are from a German background. So I've translated and put it on my Twitter. Somebody has done it and I've put it, the video where he's speaking in Punjabi. In Punjabi, he's using exactly Hitlerian language for Hindus, which are like 40% of the state. He's saying they have no right on Punjab, like 40% of the people who are Hindus. And he's using the word that they are pest. He's using this word. So I mean, would it be fair for you to actually describe Amritpal Singh and his supporters as Sikh supremacists? Yeah, they are genocidal demagogues. It's amazing, though, because right, and they of course accuse the Indian government right now of genocide, both in the 1980s and he's describing now that the government is perpetrating this drug genocide on the Sikh community. Do you think right now Amritpal Singh and his supporters are as bad as their counterparts from the 1980s and 90s that were effectively, taken down by the government? Again, you see, for example, if you look at the data, it's just like very easy to say things. I'm not an activist. I'm just interested in facts. And whatever you say, like my idea is like, what evidence do you have? So, Andrea, you have to understand when the militancy happened in Punjab, it was one of the bloodiest militancy. To give you an idea, it was more than, the deaths were more than what was happening in, in Kashmir. And I give you an example. So in the last 2 years, an average, more than 500 people were dying a month
not in 1 month, for 2 years, like that 1990 and 1991 period. That meant a Mumbai-like, terrorist attack was happening thrice a month. So 500 people were dying every month. Now, if you look at the data, so I'm not talking about, the police. Like if you look at the police, so 10% of all the deaths in that 22,000 are actually the police. And if you look at the police names, it seems like 80 to 90% are the Sikhs themselves. Okay. No, if you look at the civilians died, I'm telling you about civilians died. 60% of the civilians that the terrorists killed. And the thing is, it's not like somebody says the Indian government killed them. Because when the terrorists would kill them, like there is a terrorist movement, they would take responsibility in the newspapers. So if you look at the data, 60% of the people that they killed were Sikhs themselves. Okay. And that's why when the terrorism ended, nobody who speaks for Khalistan basically wins an election. Right. Go ahead. But I mean, your position, and we just have a minute left, but your position has, according to you, led to very serious death threats. So what has that meant to your life now, trying to defend what you think is the legitimate Sikh cause? I'm just like, Sikh tells you about treat all humanity as one. So I'm just like, I treat like this, but, I tell you, so the thing is, it's nothing. I got a lot and, this is my duty to serve and I'm doing it. But I'm just saying, these people all, if you look at the data, for example, also if you go to UK and US, all the people who were killed, no Khalistani were killed. They say, we are the victim and everything. They play the victim. But all people who were killed were people who spoke against Khalistan. If I can just take 30 seconds, you are going to have this guy from Dal Khalsa or something. So there was a guy whose name was Darshan Das in 1987 in UK. And he just said, Hindu-Sikh peace. And he was killed. And when the court ordered, like that thing, and they said this was a man of peace. He was just for his views. He was saying, I'm against Khalistan, and they killed him. And if you look to this, Dal Khalsa 84, if you go to their Twitter handle, the guy who was killed, they are celebrating that guy as he has done some great service to his name is. So दोस्तों, ये सुना आपने, बहुत क्लियरली इन्होंने बोला है सानी साहब ने कि 90 और 91 में जो पंजाब में मिलिटेंसी हुई थी उसमें ज्यादातर तो सिख मरे. 60% ऑफ द पुलिस वाज सिख और 60% जो सिविलियन है वो सिख. तो सिखों को मार के कौन सी खालिस्तान की आप एक जो है वो तहरीर चला रहे थे जो कि फेल हो गई, जो चली नहीं. तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाइयों वापस आ जाओ. खालिस्तान है कहाँ, मतलब कहाँ बनाओगे? और हम खालिस्तान बोलते कहाँ हैं? कनाडा में है, यूके में है, यूएस में है, इंडिया में है कहाँ? मतलब आप इंडिया के पंजाब को खालिस्तान बोल दोगे, यही है ना? अगर खालिस्तान बनाना है तो पाकिस्तान के लाहौर में बनाना है. पाकिस्तान को तो जरूरत भी है, वहां पे तो आप लोग के पास इतना पैसा है कि वहां पे जाके लगा दो और वहां के मालिक बन जाओ. लाहौर खरीद लो, लाहौर खरीद लो, या तो कह रहा हूं मैं पूरा पंजाब खरीद दो. पाकिस्तान का जो 2/3 है, जो पॉपुलेशन वो तो पंजाब की है, वो खरीद लो. आपका खालिस्तान वहां बना लो. आपकी तो ISI से दोस्ती भी बहुत तगड़ी है भाई, तो आपका भी भला हो जाएगा और इंडिया की भी जान छूट जाएगी. एक बार सोचो जरूर, विचार जरूर करो मेरी बात पे. तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच और कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.